हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी 5th यूनिट का सेकंड लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक दिया हुआ है वो है प्रोवाइडेड फंड एट मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। अब ये जो एक्ट है ये कब का दिया हुआ है? ये है 1952 का। और ये क्या है? ये जो एक्ट है ये एक लेबर लॉ है जो कहता है कि जो इंडिया में कुछ फैक्ट्री है, कुछ कंपनियों में वर्क करने वाले जो एम्प्लॉय हैं उनको पीएफ मतलब जो कहना चाहिए कि पीएफ करता है, प्रोवाइडेड फंड है, प्रोवाइडेड फंड यहाँ पर मिलना चाहिए या ये मैंडेटरी होना चाहिए। इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है या इस लॉ को लाया गया है। अब इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है यहाँ पर दोनों कंट्रीब्यूशन देते हैं, दोनों यहाँ पर जो सैलरी का कुछ परसेंट पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, मतलब प्रोवाइडेड फंड में यहाँ पर जमा करते हैं। सैलरी का कुछ परसेंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों जमा करते हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जो समय के साथ में क्या होता है, समय के साथ में इस अमाउंट पर मतलब ब्याज लगता है तो ये बढ़ते जाता है और फ्यूचर में एम्प्लॉय को ये प्रोवाइड भी होता है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर दैट प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग। देखो ये क्या है, ये जो एम्प्लॉय है उनकी क्या है, लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया है। मतलब ये जो एक्ट है या ये जो लॉ है ये यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका जो पर्पस है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है यहाँ पर टू कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक, टू कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज एवरी मंथ ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। अब मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब के चलते, रोजगार के रहते, एम्प्लॉय जब जॉब में रहता है तब एवरी मंथ हर महीने यहाँ पर कलेक्ट अ स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ा स्मॉल अमाउंट, थोड़ा पैसे को कलेक्ट करना। मतलब जब एम्प्लॉय एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब में है, उस दौरान एवरी मंथ हर महीने एक छोटा अमाउंट, स्मॉल अमाउंट को कलेक्ट करना ताकि सो दैट दे कैन गेट फाइनेंशियल सिक्योरिटी व्हेन दे लीव द जॉब रिटायरमेंट और फेस ऑन इमरजेंसी। ताकि क्या हो सके, ताकि यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके। फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे? जैसे मतलब अगर मान लो लीव द जॉब, जब एम्प्लॉय जॉब छोड़ देता है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है या कोई फेस ऑन इमरजेंसी मतलब कोई इमरजेंसी उसे फेस करना पड़ता है, उस टाइम के लिए उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाए। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो भी मतलब सैलरी रहती है उसका कुछ परसेंट मतलब एक छोटा पार्ट, छोटा अमाउंट यहाँ पर हर महीने जमा किया जाता है। उसे कहते हैं पीएफ। जैसे पीएफ कटता है, बोलते हैं ना, सैलरी से पीएफ कटता है, फिर वो हमें हमारे रेजिग्नेशन के बाद में या रिटायरमेंट के बाद मिलता है। तो ये एक्ट इसीलिए ही बनाया गया है या ये लॉ इसीलिए ही बनाया गया है कि इंडिया में कुछ कंपनी या फैक्ट्रियों में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पर पीएफ मतलब प्रोवाइडेड फंड यहाँ पर मिलना मैंडेटरी हो। इसीलिए इस एक्ट को या लॉ को लेकर के आया गया है। और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि जब यहाँ पर अगर एम्प्लॉय के पास में जॉब ना हो, वो जॉब छोड़ दे रिटायरमेंट पर या फेस ऑन इमरजेंसी मतलब जब वो इमरजेंसी को फेस करता है, ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके, यही इसका पर्पस है। इसीलिए ही पीएफ जमा किया जाता है ताकि फ्यूचर में यहाँ पर एम्प्लॉय को वो पैसा यूज हो सके और उसकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। ठीक, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ आपको। जैसे किसी कंपनी में राहुल नाम का एक एम्प्लॉय है, ठीक, मान लो राहुल नाम का एक एम्प्लॉय है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जो मतलब मैंने यहाँ पर अभी बताई थी कि जो पीएफ होता है, पीएफ का जो सैलरी का कुछ पार्ट है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। अब मानते हैं यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल में कि दोनों का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है।
फिर पीएफ का अमाउंट कैसे बनता है, सारी चीजों को। मान लो कि राहुल की जो सैलरी है वो है 15,000, ठीक है, 15,000 रुपए इसकी सैलरी है। अब यहाँ पर जो कुछ परसेंट, तो कुछ परसेंट में यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है वो 12% सैलरी का 12% यहाँ पर पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, सैलरी का 12%। अब यहाँ पर इनटू सैलरी का 12% यहाँ पर जमा कर दिए, ठीक है, ये कर दिया। मान लो एम्प्लॉय ने जमा कर दिया अपनी सैलरी से ही, क्योंकि दोनों जमा कर रहे हैं ना, और यहाँ पर जमा कर दिया ये एम्प्लॉयर ने, मतलब जो कंपनी का बॉस है उसने एम्प्लॉय की सैलरी से ही 12% यहाँ पर काट करके, सैलरी 12% काट करके पीएफ अकाउंट में जमा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इनका इंटू करेंगे या अगर इनका हम कैलकुलेशन करें तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, मान लो 1800 रुपए समथिंग, हाँ 1800 रुपए इसका, और इसका निकल के आ जाएगा 1800 रुपए। कितना हो गया दोनों का, दोनों ने, क्योंकि पैसा दोनों ने जमा किए तो दोनों का अमाउंट काउंट करेंगे ना। तो यहाँ पर अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो 1800 रुपए आता है, तो कितना हो गया ये 3600 रुपए हो गया, ठीक है। अब इस 3600 रुपए को अगर हम मान लो, ये तो पर मंथ का है, ये जो 15,000 रुपए सैलरी है, 15,000 तो राहुल की एक महीने की सैलरी है, तो ये जो यहाँ पर 1800 अमाउंट निकल के आया है वो तो एक महीने का हुआ। अब ये तो पूरे साल का हमें निकालना है, तो साल का निकालने के लिए हमें इस 3600 में मतलब 12 का इंटू करना पड़ेगा। तो कितना आएगा इसका, इसका आएगा 43,200, ठीक। तो ये जो अमाउंट है 43,200 रुपए यहाँ पर, तो ये अमाउंट जो है, ये अमाउंट यहाँ पर क्या है, राहुल का जो पीएफ जमा हो रहा है उसका अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लगेगा, ब्याज भी लगेगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्रेजुएटी सॉरी जो यहाँ पर पीएफ का अमाउंट निकला है 43,200, इसमें यहाँ पर ब्याज भी बनेगा। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट मान लो कि 10-12 साल अगर राहुल वर्क कर रहा है और उसका पीएफ ऐसे कटते गया तो 10-12 साल में तो ये लाखों में चेंज हो जाएगा, ये अमाउंट लाखों में चेंज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पीएफ के थ्रू जो राहुल है, मतलब जो एम्प्लॉय है, उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई। और ये जैसे अगर मान लो कि राहुल ने जॉब छोड़ दिया, अगर उसका रिटायरमेंट हो गया या फिर अगर कोई इमरजेंसी उसे फेस करना पड़ रहा है, तब ये पैसा उसे काम में आता है, ठीक। तो इस एक्ट में क्या, इस एक्ट में मतलब क्या बताया गया है, इस एक्ट में यही बोला गया है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को यहाँ पर पीएफ देना जरूरी है, ताकि वो इमरजेंसी के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, या अगर जॉब छोड़ देता है तब यहाँ उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी श्योर हो सके, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है और इसने पीएफ देना एम्प्लॉय को मैंडेटरी किया है। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे इसके जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से दिए हुए हैं और इनका क्या काम है। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है हमारा व्हाट डू इट अप्लाई टू, देखो व्हाट डज इट अप्लाई टू, मतलब यहाँ मतलब ये जो एक्ट है, ये एक्ट किस पर लागू होगा, तो ये एक्ट लागू होता है ऐसे इंस्टीट्यूट पर जहां पर 20 या फिर इससे ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हो, ऐसी किसी फैक्ट्री में, कंपनी में, या फिर कोई शॉप है, या फिर स्कूल है, या हॉस्पिटल, ऐसी जगहों पर ये अप्लाई होता है जहां 20 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, ऐसी जगह पर ये अप्लाई होता है, लागू होता है। सेकंड हमारा है बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने बताई अभी कि पीएफ में 12% ये एम्प्लॉय का है और ये एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, दोनों यहाँ पर 12% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय ही पैसे जमा कर रहा है और एम्प्लॉयर पैसे जमा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों सैलरी का कुछ अमाउंट यहाँ पर
पीएफ अकाउंट में जमा कर रहे हैं, दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर है देयर आर 3 मेजर स्कीम्स, मतलब इसके 3 मेजर स्कीम्स है। कौन कौन से हैं? तो इसमें है फर्स्ट है हमारा ईपीएफ। ईपीएफ इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड। ठीक, अब ये क्या है? ये एक रिटायरमेंट स्कीम है। रिटायरमेंट स्कीम है, इसमें क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है दोनों यहाँ पर पैसा जमा करते हैं, सैलरी का कुछ अमाउंट पीएफ अकाउंट में जमा करते हैं, जिस पर समय के साथ में ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, और यहाँ पर इस पैसे को फिर आगे चल करके एम्प्लॉय अपने मतलब पैसे को यूज कर सकता है, निकाल सकता है, और इससे क्या हुआ? फाइनेंशियल सिक्योरिटी हुई। अब इसको मैनेज कौन करता है? इसको मैनेज करता है जो ईपीएफ है, ये जो एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड है, इसको मैनेज कौन करेगा? इसको मैनेज करता है, इसको मैनेज करता है ईपीएफओ, मतलब एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन ही इसको मैनेज करने का काम भी करता है। ठीक है, आगे है हमारा इसमें सेकंड मेजर स्कीम है इसकी ईपीएस। ईपीएस में क्या है? ईपीएस का फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। ठीक, अब ये जो पेंशन स्कीम है ये 1952 की है। कब की है ये? 1952 की है। अब इस स्कीम में क्या होता है? इस स्कीम में सिर्फ एम्प्लॉयर ही पैसा जमा करता है यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉयर ही यहाँ पर पैसे जमा करता है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो पैसे डिपॉजिट नहीं करता। ठीक, फिर आगे हमारा है थर्ड यहाँ पर EDLI। अब इसका जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। अब ये एक लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है या स्कीम है, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक, किसी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को यहाँ पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया जाता है। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस का जो भी पैसा रहता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसका क्राइटेरिया कितना है इंश्योरेंस के पैसे का? इसका है 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख। 2.5 लाख से लेकर के 7 लाख तक इंश्योरेंस की मनी प्रोवाइड करवाई जाती है, और इसका जो प्रीमियम होता है, इसका प्रीमियम भी एम्प्लॉयर ही, ये जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉयर ही यहाँ पर पे करता है, एम्प्लॉय यहाँ पर पे नहीं करता है इसको। फिर आगे हमारा है द पीएफ अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इज अ लिंक्ड टू द यूएएन। अब ये यूएएन क्या है? यूएएन, सबसे पहले तो मैं आपको इस अलाइन का जो मीनिंग है वो बताती हूँ कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो पीएफ अकाउंट रहता है, हर एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट रहता है, तो ये जो पीएफ अकाउंट रहता है एम्प्लॉय का, वो लिंक रहता है यूएएन से। अब ये यूएएन क्या है? यूएएन का फुल फॉर्म है यूनिक अकाउंट नंबर। जैसा ये यूनिक इसके नाम में है वैसा ही ये यूनिक भी रहता है, कभी किसी का अकाउंट नंबर सेम नहीं रहता है, वैसे ही ये भी 12 अंकों का एक अकाउंट नंबर रहता है। बारह अंकों का क्या रहता है? एक अकाउंट नंबर रहता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर जो गवर्नमेंट के थ्रू ये जो ईपीएफओ है मतलब एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर जो मतलब कहना चाहिए कि एम्प्लॉय रहते हैं, जॉब पर्सन रहते हैं, एम्प्लॉय रहते हैं, उन्हें प्रोवाइड करने का काम करता है। जॉब पर्सन रहते हैं उन्हें प्रोवाइड करने का काम करता है ये यूएएन। और मतलब ये जो ईपीएफओ है ये किसको मैनेज करता है? ईपीएफ को मैनेज करता है। और यहाँ पर जो यूएनए नंबर मिलता है, पीएफ का जो नंबर, पीएफ अकाउंट का जो नंबर मिलता है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, यही यहाँ पर प्रोवाइड करने का काम करता है। 12 नंबर का एक अकाउंट नंबर रहता है, जो कभी मतलब किसी का भी अकाउंट नंबर तो सेम नहीं होता है, ये तो नॉर्मल चीज है। ठीक, फिर अगला है हमारा पीएफ विथड्रॉ रूल्स। अब यहाँ पर जो पीएफ का पैसा है उसको विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के क्या रूल्स होंगे? तो जैसे मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, अब वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ दे रहा है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है,
उसे मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर जैसे कहना चाहिए कि उसको मतलब शादी में ज़रूरत पड़ रही है, घर खरीदना है, पढ़ाई के लिए, तो इन सारी कंडीशंस के लिए यहाँ पर वो पीएफ के पैसे को विड्रॉ कर सकता है। फिर लास्ट है हमारा द एम्प्लॉय ऑल्सो रिसीव्स इंटरेस्ट। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर हर साल जो इंटरेस्ट रहता है, मतलब जो पीएफ अमाउंट रहता है उस पर इंटरेस्ट रिसीव करता है। मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर मतलब जैसे अभी 2024-25 का जो ये फाइनेंशियल ईयर था, इसमें गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पीएफ का जो अमाउंट है उस पर कितना परसेंट हमें यहाँ पर कहना चाहिए कि इंटरेस्ट देना है। तो वो इंटरेस्ट यहाँ पर डिसाइड करता है कि जैसे इस बार डिसाइड हुआ है, गवर्नमेंट ने डिसाइड करी कि 8.25% के रेट से यहाँ पर जो पीएफ का अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है, और वो यहाँ पर एम्प्लॉय उसे रिसीव कर रहा है। आज नहीं तो कल जब भी वो रिटायर होगा, जॉब छोड़ेगा, इमरजेंसी टाइम पर कभी ना कभी तो रिसीव करेगा। तो आज के टाइम पर अभी प्रेजेंट कंडीशन में जो पीएफ का अमाउंट है, पीएफ के अमाउंट पर कितने परसेंट यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट बना रही है, 8.25 के रेट से इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? टॉपिक था हमारा आज का प्रोवाइडेड फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जो कब का है? 1952 का है। अब ये एक्ट या ये जो लॉ है ये क्यों बनाया गया? ये इसीलिए बनाया गया ताकि जो मतलब इंडिया में कुछ कंपनी है या कुछ फैक्ट्री है जहाँ पर जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उस एम्प्लॉय को यहाँ पर पीएफ मिल सके, या पीएफ मिलना मैंडेटरी है, इसीलिए इस एक्ट को बनाया गया है, या इस एक्ट के थ्रू एम्प्लॉय को पीएफ देना मैंडेटरी किया गया है। जो क्या काम करता है? जो एम्प्लॉय की लॉन्ग टर्म की रिटायरमेंट सेविंग रहती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। प्रोटेक्ट करने का काम क्यों करता है? ताकि एम्प्लॉय जब जॉब छोड़ दे रिटायरमेंट के टाइम पर, या फेस ऑन इमरजेंसी, मतलब अगर वो कोई इमरजेंसी को फेस करता है उस टाइम पर उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सके। इसीलिए यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म में रिटायरमेंट सेविंग है या सैलरी का कुछ परसेंट जो पैसा है उसको सेव किया जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में जो एम्प्लॉय है उसकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। फिर मैंने यहाँ कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए कि ये अप्लाई कहाँ हो सकता है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में अप्लाई हो सकता है जहाँ 20 या उससे ज्यादा लोग रहते हैं, ऐसी जगह पर। फिर यहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर इसकी 3 मेजर स्कीम है। फर्स्ट है ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड, फिर उसके बाद में है ईपीएस, पेंशन स्कीम, फिर है डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है प्रोवाइडेड फंड में यहाँ पर ये क्या है? एक रिटायरमेंट स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों पैसे जमा कर रहे हैं, सैलरी का कुछ परसेंट जमा कर रहे हैं, और फिर उस पर ब्याज बनता है जो आगे फ्यूचर में एम्प्लॉय को प्रोवाइड भी होता है। फिर पेंशन स्कीम में क्या है? इस पेंशन स्कीम में यहाँ पर जैसे कहना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तो एम्प्लॉयर दोनों पैसे जमा कर रहे थे, लेकिन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सिर्फ एम्प्लॉयर यहाँ पर पैसे जमा करता है। और जो जैसे मैंने अभी यहाँ बताया कि एम्प्लॉयर पैसे जमा तो कर रहा है, लेकिन वो पैसे कौन से कैसे जमा कर रहा होगा? तो जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयर जो 12% यहाँ पर सैलरी का काट के जमा करता है ना, उसी का ये यहाँ पर 8.25, जो जैसे मैंने यहाँ बताई कि 8.25% यहाँ पर ये पेंशन में जमा कर दे रहा है, एम्प्लॉय की पेंशन में जमा कर दे रहा है 12% में से ही। इसको ध्यान से समझना, 12% ये एम्प्लॉयर दे रहा था। ठीक, अब यहाँ पर वो पेंशन में क्या काम कर रहा है? पेंशन स्कीम में वो एम्प्लॉय के 8.25% यहाँ जमा कर दे रहा है, और बाकी का जो बचता है उसको फिर वो ईपीएफ में जमा करता है। इस तरीके से जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर यहाँ पर एम्प्लॉय प्रोवाइडेड फंड में भी पैसा जमा कर दे रहा है और एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी पैसा जमा कर दे रहा है। क्लियर हुआ? दोनों में एम्प्लॉयर पैसे जमा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अकेला एम्प्लॉयर पैसे जमा करता है। यहाँ पर दोनों पैसे जमा कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय जमा करता है।
तो दोनों में पैसे जमा कैसे कर लेगा भाई? अब एम्प्लॉयर के पास में भी बहुत सारा पैसा तो नहीं रहता है कि वो हर एम्प्लॉय के अकाउंट में अलग अलग रेट से पैसे सेव करते रहे, डिपॉजिट करते रहे। तो वो क्या काम करता है, एक रेशो निकाल लिया है कि मुझे 12% ही अमाउंट जमा करना है एम्प्लॉय के अकाउंट में। ठीक है, एम्प्लॉय के अकाउंट में 12% ही जमा करना है। अब वो उसी में से यहाँ भी पैसे जमा कर देगा और यहाँ भी जमा कर देगा। तो कैसे जमा करेगा वो? जो यहाँ पर 12% के हिसाब से एम्प्लॉयर पैसे जमा कर रहा है, तो उसमें से 8.25% वो पीएफ अकाउंट में जमा करता है और बाकी का जो बचता है उसको ईपीएस अकाउंट में जमा कर लेता है। क्लियर हुआ अब? ठीक। उसके बाद आगे यहाँ पर क्या है, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, जिसकी लिमिट कितनी है, 2.5 लाख से 7 लाख इसकी लिमिट है। फिर यहाँ पर जो एम्प्लॉय का पीएफ अकाउंट रहता है वो किससे लिंक है, यूएएन से, यूनिक अकाउंट नंबर से लिंक होता है। जो मतलब ये जो नंबर है, ये नंबर कौन देता है, गवर्नमेंट देती है या गवर्नमेंट के थ्रू ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोवाइडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर पीएफ विड्रॉ रूल्स, वही फिर रिटायरमेंट के टाइम पर या फिर जो मतलब जॉब छोड़ देते हैं या इमरजेंसी के टाइम पर घर बनाना है, शादी करना है, पढ़ाई करना है, इन सब चीजों में पीएफ का पैसा एम्प्लॉय ले सकता है। फिर उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर हर साल गवर्नमेंट जो पीएफ अमाउंट रहता है, पीएफ अमाउंट पर इंटरेस्ट का रेट सेट करती है। तो उसने अभी जो 2024 और 25 का फाइनेंशियल ईयर था, इसमें पीएफ का जो रेट, यहाँ परसेंटेज कहना चाहिए, परसेंटेज या रेट जो फिक्स की है वो है 8.25%। हर साल फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट अलग अलग रेट फिक्स करती है। तो यहाँ पर इस साल जो फाइनेंशियल ईयर में फिक्स रेट हुआ है वो है 8.25% के हिसाब से पीएफ का जो अमाउंट है उस पर अभी ब्याज मिल रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।